भारतीय इतिहास की एक नई क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश के प्रारंभिक शासक, प्रथम शासक का जिक्र। इससे पहले हमने हिस्ट्री में चर्चा की थी खिलजी वंश की, और खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक खिलजियों का शासन रहा। अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा जोर था भारत पर, लेकिन शासनकाल की बात करें तो 1290 में खिलजी वंश का प्रारंभ हुआ और 1320 आते आते बिल्कुल खत्म हो गया खिलजी वंश। खिलजी वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। इससे पहले वाली क्लास में हमने खुसरो शाह का चर्चा की थी, मुबारक शाह खिलजी की भी चर्चा की थी। एक नसरुद्दीन खिलजी भी शासक बने थे, उससे पहले अलाउद्दीन बने थे और उससे पहले गयासुद्दीन खिलजी शासक बने थे। तो इन 5 शासकों में खिलजी वंश समाप्त हुआ और खुसरो शाह की हत्या करके बाद में दिल्ली का शासक बना गयासुद्दीन तुगलक। और आज की क्लास में उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक का क्या इतिहास है, ध्यान से समझना, छोटी छोटी सी क्लास से आएगी। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 में शासक बने और तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1412 तक रहा। और पहले शासक जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो 1320 से लेकर 1325 तक 5 साल तक शासक रहे। बड़े शानदार शासक थे, हिस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण है और उनके काम है आज भी याद किए जाते हैं। कुछ काम ऐसे थे जो आज भी याद किए जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि धारण की थी गाजी, जो कि दिल्ली के सल्तनत काल में पहले शासक थे जिन्होंने गाजी की उपाधि, मतलब काफिरों का वध करने वाला। मैंने कहानी भी सुनाई थी आपको खुसरो शाह की कहानी की। खुसरो शाह बचपन में हिंदू थे और उनकी हत्या करके वो शासक बने थे। और ये गाजी की जो उपाधि है, उन्होंने मंगोल आक्रमण हुए थे, उन मंगोलों को परास्त करने के बाद में इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। तो पहली बात, गाजी जो की उपाधि है वो किस शासक ने प्राप्त की थी? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो इनके बारे में और सामान्य सी बातें हम करें तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अमीर खुसरो ने एक बड़ा शानदार स्टेटमेंट दिया है, और इस शानदार स्टेटमेंट से आपको मोटे मोटे समझ में आ जाएगा कि गयासुद्दीन का व्यक्तित्व कैसा था। बड़ा शानदार स्टेटमेंट, याद रखना। अमीर खुसरो ने लिखा है कि उसने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण नहीं हो। सारे के सारे काम गयासुद्दीन तुगलक के बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण थे। यह कहा जा सकता है कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट पर धारण करता था। मतलब वो इतना बुद्धिमान, अमीर खुसरो इसको इतना बुद्धिमान और विवेकपूर्ण व्यक्ति मानता है कि वो 100 पंडितों के बराबर बुद्धिमान था। अब काम कौन कौन से किए ये थोड़ा सा देखना आप। तो गयासुद्दीन तुगलक के कामों की बात करें तो पहला उनका है सैन्य सुधार। देखो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सुधार किए, बलबन के समय आपने सैन्य सुधारों की चर्चा की थी, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने भी सैन्य सुधारों में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जो सैनिकों से बड़ा प्रेम करता था। अच्छे लगते थे गयासुद्दीन तुगलक को सैनिक की मृत्यु उसको बहुत बुरी लगती थी। गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिकों से स्नेह था और उन्होंने जो हुलिया रखने का या एक रजिस्टर होता था जिसमें हुलिया लिखा जाता था, उसका वो खुद निरीक्षण करता था सैन्य सुधार में। दूसरी बात, उन्होंने सैन्य सुधार में एक और चीज की कि जो सैनिकों के बीच में कई कमीशन काट लिए जाते थे। उससे पहले खुसरो शाह के शासन में, मुबारक शाह के शासन में एक कमीशन काट लिया जाता था सैनिकों के वेतन से। उस चीज को उसने गयासुद्दीन तुगलक ने बंद करवाया। तो सैन्य सुधार उसने ठीक किया, सेना की संख्या में भी बढ़ोतरी की। दूसरा, उसका यातायात और डाक सुधार सैन्य सुधार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने डाक में शानदार व्यवस्थाएं स्थापित की थी। उन्होंने प्रत्येक पूर्ण किलोमीटर में 3/4 किलोमीटर पर एक डाक चौकी की स्थापना करवाई। अब 3/4 किलोमीटर में डाक चौकी की स्थापना क्यों करवाई? देखना आप, उन्होंने 3/4 किलोमीटर, प्रत्येक 3/4 किलोमीटर में एक डाक चौकी बनाई। 3/4 किलोमीटर में डाक चौकी इसलिए बनाई कि घोड़ा जो होता है वो जब दौड़ता है तो सांस रोक के दौड़ता है और लगभग उसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर के आसपास। वो पूरी ताकत से यदि दौड़ता है घोड़ा तो 1 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। तो अब डाक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक 3/4 किलोमीटर में एक डाक चौकी स्थापित कर दी। यहां से ये 3/4 किलोमीटर, ये पूर्ण किलोमीटर पर डाक चौकी स्थापित कर दी। अब ये घोड़ा यहां से दौड़ेगा तो पूरी स्पीड से यहां तक पहुंच जाएगा, और यहां से फिर दूसरा घोड़ा दौड़ेगा तो यहां तक सूचनाएं पहुंचा देगा। तो इसलिए प्रत्येक 3/4 किलोमीटर पर डाक चौकी स्थापित की।
डाक चौकी सूचना ले जाने वाले घुड़सवार भी होते थे और पैदल भी होते थे, दो प्रकार के होते थे, लेकिन घुड़सवार तेजी से सूचनाएं पहुंचाने का काम करता था। और इसी के लिए एक पद स्थापित किया गया, बरीद ए मुमालिक। ये एज ए सूचना मंत्री था, सूचनाओं का देखरेख करता था, सूचना मंत्री था बरीद ए मुमालिक। तो यातायात और डाक व्यवस्था में उन्होंने काफी सुधार किया, सड़कों का निर्माण भी करवाया उन्होंने, तो यातायात सुधार किया और डाक सुधार जो है ये मोस्ट उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण करवाया था। लोक कल्याणकारी कार्य की बात करें तो लोक कल्याणकारी कार्यों में उन्होंने नहरों का निर्माण कराया। ये आप थोड़ा सा इंगित करना, आप इस चीज को आप याद रखना कि वो पहला शासक था जिसने किसानों के लिए नहरों का निर्माण किया। बहुत बार सवाल आया हुआ है नहरों का निर्माण करने वाले शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा गरीब लड़कियों की शादियां वो कराता था, गरीब परिवारों की देखरेख के लिए अलग से उसने विभाग बना दिया था। तो इस प्रकार के उसने लोक कल्याणकारी कार्य किए। सबसे महत्वपूर्ण था नहरों का निर्माण करना और लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादियां कराना। ये दो काम गयासुद्दीन तुगलक के महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट हम बात करें तो आर्थिक नीति। देखो आर्थिक नीति गयासुद्दीन तुगलक की मजबूरी थी। आर्थिक नीति मजबूरी ऐसे थी कि इससे पहले जो खिलजियों का शासन रहा, अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया और उसमें बहुत सारे पैसे लगे। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जब नसरुद्दीन शासक बने या मुबारक शाह खिलजी या खुसरो शाह शासक बने तो इनके समय इनकम ज्यादा आई नहीं, खर्चे बहुत बढ़ गए थे। इसलिए जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बने तो राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका था। तो इस पर उसने विशेष ध्यान दिया और इस विशेष ध्यान में उन्होंने क्या किया कि न तो उसने अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति थी उसको त्याग दिया और न ही इतनी सॉफ्ट नीति अपनाई कि उसको माने ही नहीं। बीच किसी एक मध्यम मार्ग अपनाया और इसी मध्यम मार्ग को रस्म ए मियाना या रस्म ए मियामी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लो, मेंस आरएस मेंस के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण। रस्म ए मियामी या रस्म ए मियाना, ये एक गयासुद्दीन तुगलक का मध्यम मार्ग था जिसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं था और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसको उसने रद्द कर दिया। अलाउद्दीन के समय किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया था, उसको वापस उसने कम कर दिया। इसके अलावा अलाउद्दीन के समय उपज से कोई मतलब नहीं था, एक निर्धारित कर दिया था कि इतना हर किसान को देना पड़ेगा। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने चेंजेस किया और कहा कि पैदावार जो होगी किसानों की, उसका 1/3 टैक्स देना पड़ेगा पैदावार का। देखो बहुत प्रकार की इसकी एक क्लास होगी तो उसमें हम समझेंगे कि अलग अलग लाटा और कूंता प्रकार की दो प्रणालियां होती थी। कूंता का मतलब है यार खेत में देख लिया इतना ही होना है, होता नहीं था उतना, लेकिन उतना टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इसने लाटा प्रणाली को रखा कि यार जितना हुआ है ना उसका 1/3 दे दो। इससे किसान संतुष्ट हुए, किसानों को प्राथमिकता दी उसने। मध्यम जो बीच के अधिकारी थे उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गयासुद्दीन तुगलक ने, किसानों को महत्वपूर्ण दिया। और साथ ही टैक्स कितना रखा? 1/3। और इसने निर्धारित किया कि 1/10 से ज्यादा टैक्स एक बार में बढ़ेगा नहीं। ऐसे नहीं है कि भाई साहब टैक्स फटाफट 1/3 है, दूसरे साल आधा कर दिया और तीसरे साल और बढ़ा दिया। यदि टैक्स बढ़ाना है तो 10% के आसपास, 10 या 9% से ज्यादा आपको टैक्स नहीं बढ़ाना है, 10% टैक्स बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो आर्थिक नीति थी इसमें रस्म ए मियाना या रस्म ए मियामी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो और ध्यान दे, सैन्य अभियानों की हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के समय सैन्य अभियान बड़े महत्वपूर्ण है। और सैन्य अभियानों की एक खास बात थी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो दक्षिणी भारत के अभियान थे उनमें उन शासकों को पराजित करके टैक्स लेने की नीति अपनाई थी, डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय जितने भी दक्षिण के अभियान हुए उनको डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया और यह दिल्ली सल्तनत के लिए नुकसानदेह भी हुआ। बाद में दक्षिणी भारत में नियंत्रण रखना बड़ा कठिन हो गया, बड़ा महंगा हो गया था। लेकिन इसकी नीति थी। पहला अभियान जो था गयासुद्दीन तुगलक का वो था तेलंगाना अभियान या वारंगल अभियान भी इसको कहते हैं। तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। उसके शासक आपको पता है अलाउद्दीन के समय शासक थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव वहां के शासक थे। लेकिन अलाउद्दीन की जो ही मृत्यु हुई, अलाउद्दीन ने प्रताप रुद्रदेव को परास्त किया था, यह आपने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी की क्लास में। लेकिन प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसलिए 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को एक बहुत बड़ी सेना, जूना खां याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था, इसका पुत्र था जूना खां। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जूना खां जिसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बने। और इसी जूना खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध 1321 में भेजी। वारंगल को उसने घेर लिया और बहुत 6 महीने तक इसका घेरा चलता रहा।
लेकिन इसी दरमियान ये अफवाह फैल गई कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो जूना खान ने वहां अपना सेना को समेटा और वापस दिल्ली की तरफ आया, लेकिन ये केवल अफवाह निकली। इसके बाद में 1323 में फिर जूना खान एक बड़े सेना के साथ में प्रताप रुद्र देव पर हमला करता है, और इस बार उसने, मैंने कहा कि डाक व्यवस्था में काफी सुधार किया था। अब डाक व्यवस्था को तंदुरुस्त रखा उसने और तेलंगाना पर वापस हमला किया, और इस हमले के बाद में प्रताप रुद्र देव की हार हो गई। अब प्रताप रुद्र देव की मृत्यु हो गई, हार हो गई, इसमें इतिहास में अलग अलग बातें हैं, लेकिन यह आपने को याद रखना है, प्रताप रुद्र देव इसमें हार गया और इस तेलंगाना जो था, वारंगल जो राज्य था, उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। तो गयासुद्दीन तुगलक का पहला अभियान था। देखो, गयासुद्दीन तुगलक कभी खुद नहीं जाता था, केवल लास्ट में बंगाल अभियान के समय खुद गया था, बाकी खुद नहीं जाता था। ज्यादातर अभियान, जैसे अलाउद्दीन के समय अलाउद्दीन भी खुद नहीं जाता था, मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण के अभियान हुए थे। वैसे ही गयासुद्दीन तुगलक के समय जूना खां के नेतृत्व में अभियान हुए। तो पहला अभियान आपने देखा। दूसरे अभियान की बात करें तो जाजनगर उड़ीसा का अभियान। यह जाजनगर उड़ीसा का अभियान सेकंड अभियान इसलिए हुआ कि जब प्रताप रुद्रदेव पर जूना खां ने हमला किया था, तो इसी जाजनगर उड़ीसा के शासक थे भानुदेव सेकंड। इन्होंने प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी, और प्रताप रुद्रदेव की सहायता से गयासुद्दीन तुगलक नाराज हुआ, जूना खां नाराज हुआ। तो इसलिए 1324 में, 1323 में हराने के बाद में 1324 में जूना खां के नेतृत्व में उड़ीसा पर हमला किया गया, और इस हमले के बाद में जाजनगर परास्त हुआ और दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो उसी समय गयासुद्दीन तुगलक के समय एक मंगोल आक्रमण भी हुआ था, और मंगोल आक्रमणकारी का नाम था शेर मुगल। और इसी शेर मुगल को गयासुद्दीन तुगलक का एक सेनापति था गुरसाप, जो कि सामाना का राज्यपाल हुआ करता था। इस राज्यपाल ने गुरसाप में शेर मुगल को परास्त किया था, ज्यादा मोस्ट है नहीं। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था बंगाल अभियान, और ये बंगाल अभियान है वो गयासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल अभियान के समय खुद सेनापति के तौर पे गया था। और जब बंगाल अभियान के लिए गया था तो उस समय उन्होंने मजलिस ए हुक्मरान नाम की एक संस्था का निर्माण किया था। मजलिस ए हुक्मरान क्या था कि जब मैं राजधानी से बाहर जाऊंगा तो दिल्ली का शासन व्यवस्था कौन संभालेगा, इसके लिए उन्होंने 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया। एक युवराज जूना खां था, एक था शाहीन और एक अहमद अयाज। और यहीं से इसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे मजलिस ए हुक्मरान, क्योंकि बंगाल अभियान पर जब गयासुद्दीन तुगलक गया तो इनकी इच्छाएं और बढ़ने लगी कि हम शासक बन जाए। तो जूना खां ने अहमद अयाज को अपने पक्ष में मिलाया, और बाद में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में यही इसका वजीर बना था। किसका वजीर? जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इन दोनों ने मिलकर गयासुद्दीन तुगलक की हत्या का प्रोग्राम सेट कर लिया था। बंगाल अभियान जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में गया हुआ था उसी समय, और एक संस्था बना के गया था, वो गयासुद्दीन मजलिस ए हुक्मरान, मतलब मेरी अनुपस्थिति में ये शासन व्यवस्था ये संभालेंगे। अब देख, बंगाल अभियान के समय देखो 2 भाइयों में लड़ाई चल रही थी। एक का नाम था गयासुद्दीन बहादुर और एक का नाम था नसीरुद्दीन। गयासुद्दीन बहादुर ने नसीरुद्दीन अपने छोटे भाई को परास्त कर दिया, और नसीरुद्दीन किसके पास चला आया? गयासुद्दीन तुगलक के पास। और इसी वजह से गयासुद्दीन तुगलक ने सेना भेजी थी और गयासुद्दीन बहादुर को परास्त कर दिया था, और बंगाल को सीधे दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद में जब बंगाल से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक तिरहुत जगह पड़ती है, और उसके शासक थे हरिदेव। इसको भी परास्त किया था, और हरिदेव भागकर नेपाल चला गया था। छोटी सी जानकारी है, इसकी ज्यादा कोई अपने को रखना है। उसके बाद में जब वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे तो अफगानपुर, दिल्ली से 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ अफगानपुर में जो उसके पुत्र थे जूना खां, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया, और इसी लकड़ी के महल में दबकर एक षड्यंत्र के तहत दब गए वो, और उसकी मृत्यु हो गई मार्च 1325 में। छोटी छोटी जानकारियां हैं, देखो कोई इंटरेस्टिंग या याद रट्टा मारने वाली बातें नहीं है, सिंपल सी बातें हैं गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में शासक बने जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, जो भी इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं, अलग प्रकार के शासक थे, अलग रोचक जानकारी इसकी थी, वो अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नई क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।